इस्लाम एक ईश्वरवादी धर्म है जो अल्लाह की तरफ से अंतिम रसूल और नबी मोहम्मद द्वारा इंसानों तक पहुंचाई गई अंतिम ईश्वरीय किताब कुरान की शिक्षा अब यूसीएन उर्दू पर। साथ ही कव्वाली, न्यूज और इस्लाम से जुड़े हुए लोकल और नेशनल शोज सिर्फ चैनल नंबर 423 यूसीएन उर्दू पे। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ यूसीएन उर्दू में। मैं हूँ मनीषा और आज हमारे साथ है सुनीता ठाकरे जी। वह सामाजिक कार्यकर्ता है। पिछले 15 साल से वो सामाजिक कार्यकर्ता से कार्य कर रही है और हम देख सकते हैं कि कितनी सारी पीड़ित लड़कियां, महिलाएं, उन्हें वो मदद कर रही है। विदर्भ में, पूरे महाराष्ट्र में हम देख सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं कई सवालों के जवाब उनकी जुबानी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आपकी जो चैतन्य जो सामाजिक सुरक्षा, चैतन्य सामाजिक सुरक्षा, ये जो आपकी संस्था है, इसके माध्यम से आप बहुत सारी महिलाओं को हेल्प भी करते हैं। तो किस तरह का ये आपका वर्क यहाँ पे चल रहा है एग्जैक्टली? वर्क तो मेरा फैमिली के ऊपर ज़्यादा चलता है, जैसा घरेलू हिंसा, पीड़ित लड़की, यानी जैसा लड़की के साथ बलात्कार जो होता है, लड़कियां किडनैपिंग होती है, लड़कियां बेची जाती है, इस पे मेरा वर्क है। तो ज़्यादातर हम देखते हैं कि जो आपकी संस्था है वो लड़कियों पर ही कार्य कर रही है और हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे क्राइम्स भी बढ़ रहे हैं। लड़कियों को किडनैप किया जाता है, उन्हें कहीं ना कहीं अगर वो ट्यूशन जा रही है, स्कूल जा रही है, तो यहाँ पे मतलब मम्मी पापा की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन्हें देख रेख करनी भी चाहिए। इस तरह से हम देखते हैं। तो बहुत ही अच्छा ये आपका कार्य है, उसके मैं आपकी सराहना भी करूँगी हमारे चैनल के माध्यम से। तो सबसे पहले तो मैं आप ये भी जानना चाहूँगी कि एग्जैक्टली आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी फैमिली बैकग्राउंड कैसे है और अब किस तरह से ये सामाजिक कार्य में आप आगे आई है? मैं नागपुर से हूँ, अपना गिट्टी कदम साइड से। नागपुर से रहने के बाद मेरी जो दास्ता है वो बचपन से ही ऐसी पीड़ित है कि जैसे पापा हमारे बहुत स्ट्रिक्ट थे, घर के बाहर नहीं निकलने देना, बराबर पढ़ाई करना, घर के काम करना, इस तरीके से मैं उसमें थी। जब शादी मेरी हुई तो जो आज महिलाओं पे बीतती है वो मेरे पे बीती, तो मैंने ऐसा सोची कि मैं क्यों नहीं ये फील्ड चूज़ कर सकती हूँ, इसीलिए मैंने ये फील्ड चूज़ करी है इस चीज़ के लिए। तो कहीं ना कहीं मतलब मैं देख रही हूँ कि आपकी फैमिली में भी काफ़ी प्रेशर था, मतलब पापा का एक दबाव, बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, तो उस वजह से कहीं ना कहीं आप भी एक मानसिक तौर से गुजर रही थी। तो आपको ऐसे लगे कि जैसे मेरी समस्या है वैसे कहीं ना कहीं कई लड़कियों की, कितनी महिलाओं की भी समस्या हो सकती है, वो उनकी भी बहुत सारी अलग अलग सिचुएशन ऐसी हो सकती थी, क्यों ना मैं महिलाओं को हेल्प करूँ। तो इसीलिए आपको ऐसे लगे कि मुझे महिलाओं के लिए कुछ करना चाहिए। तो एग्जैक्टली कैसे शुरुआत रही आपकी? जब मेरी शादी हुई तब मुझे 2-3 साल मेरा अच्छा गया ससुराल में। फिर वही सास के ताने, ननद के ताने, मिस्टर देखो तो थोड़ा सा ऐसे थे कि चिड़चिड़ थे कि माँ बाप का सुनना, ये सुनना। तो तभी भी हमने हमारे पापा की तरफ देख के वो दिन निकाल लिए हमने। उस समय का ऑपरेट ऐसा था कि अपने को पापा मम्मी की तरफ देख के वो दिन निकालना था। तो इसीलिए वो हमने जो चीज़ का सहन करे, आज की लड़कियां नहीं कर सकती वो सहन। तो इस तरह मैंने सोची हूँ कि आज मेरे साथ हुआ तो ऐसी तो कितनी लड़कियां पीड़ित होंगी। तो इसीलिए मैंने ये सोची हूँ कि मैं महिलाओं के लिए क्यों नहीं कार्य कर सकती, इसीलिए मैं महिलाओं के लिए आज ये कार्य करती हूँ। तो जैसे आपकी जो संस्था का नाम है चैतन्य जनता सामाजिक सुरक्षा है ना, तो ये जो नाम आपने चूज किया, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली कि ऐसा नाम हमें देना चाहिए संस्था के लिए? इसमें तो मेरे पूरे टीम का सौभाग्य है। इसमें मेरा उपाध्यक्ष मोहम्मद हफीज साबरी जो है, उनका दिमाग जो इतना टैलेंट है कि वो कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं दिन भर में कि क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए। तो आज ये मेरे संस्था का नाम देने का कारण ये मोहम्मद हफीज साबरी का मोटो है कि वो ही सब कुछ मेरे संस्था का देखभाल करता है और उसी ने ये नाम सोचा हुआ है। वेरी गुड। तो चैतन्य हम देख सकते हैं कि एक चैतन्य, ऐसी एक जागृति मतलब निर्माण होनी चाहिए जिससे एक चेतना और लोगों को हमें हेल्प करनी चाहिए। इस तरह से भी मैं देख रही हूँ। तो वैसे मैं ये जानना चाहूँगी कि आप जिस तरह से महिलाओं को हेल्प कर रही है, तो पहले आपके लाइफ में ऐसा कौन सा केस आया होगा या ऐसी कौन सी महिलाओं को आपने सबसे पहले आपने हेल्प की है, उसका थोड़ा सा आप बता सकते हैं हमारे दर्शकों? जब मैं बहुत एकदम डिस्टर्ब थी, कहीं बैठी थी, तो एक महिला इसी रोड पे रोते हुए मुझे दिखी। तो मैंने सोची कि इतना रो क्यों रही है फुट फुट के। तो मैं खुद उसके पास गई, धूप काला का समय था ये।
तो मैं उन्हें उसको पूछी कि आप क्यों रो रहे हो, तो वो मुझे बताने के लिए खाली नहीं थी। तभी मैं उसके पास बैठी, मुझे डर भी लग रहा था कि वो मुझे कुछ बोलेंगी या कुछ आप कौन होते हो पूछने, मगर तभी भी मेरे मन में पता नहीं क्या भावना जागृत हुई, मैंने उसको एक अपनी बहन बोल के उसको मैंने ये वर्ड निकाला, तो उसने एकदम फिर से मुझे गला पकड़ के रोने लग गई। तो मैंने उसको पूछी कि एक बड़ी बहन समझो या छोटी बहन समझो, मुझे बताओ आपके साथ में क्या हुआ। ऐसे महिला रहती है कि अब जो भी आपके घर में होता है तो नहीं बताना चाहते। तो उसने मुझे बताया कि मेरे जो मिस्टर है, मेरे मिस्टर ने किसी को यानी दूसरी शादी किया हुआ है करके, तो और मैं घर पे बताती हूँ तो घर वाले सुनते नहीं हैं। तो मैंने उसको, फिर हम लोग गए, मेरे पास सिर्फ उस समय 50 रुपये थे, मैं भी कुछ घर की बहुत पीड़ित थी, तो हम दोनों गए, चाय के टपरी पे बैठे, उसको भी चाय दी, मैंने भी चाय पी। फिर उसको मैंने पूछी तो उसने मुझे जो हादसा था वो उसने मुझे बताई। तो मैं जिस तरीके से उसको बताते गई उस तरीके से वो रही और मेरा कांटेक्ट नंबर दी मैंने। तो आज उसका घर, आज 2 बच्चे की माँ है और घर में इतनी अच्छी रहती है, उसकी फैमिली भी उसके साथ अच्छी रहती है। तो मैंने ऐसा सोची, यार आज मैंने एक फैमिली बसाई हूँ तो मैं क्यों नहीं ये फील्ड चूज़ कर सकती, इसीलिए मैंने ये अपना संस्था का सोची थी। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा लगा मुझे सुनकर कि जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि महिलाएं बहुत ही पीड़ित होती है तो उन्हें शेयरिंग करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अपने अंदर का जो दुख है, तकलीफ है, वो फैमिली से या किसी के साथ शेयर नहीं करती। तो कहीं ना कहीं उन्हें एक सखी, एक सहेली की बहुत ही आवश्यकता होती है, जो आपने वहाँ पर रूबरू होकर उन्हें हेल्प की और उन्हें पूछा और उन्हें फूट कर वो आपके साथ रोई भी और उन्होंने अपनी समस्या आपके साथ जाहिर की। तो बहुत ही बढ़िया। और इसी तरह से मैं ये जानना चाहूँगी कि एज अ महिला करके आप जो काम कर रही है, तो एज अ फीमेल आप काम कर रही है सोसाइटी में और उसी के साथ आप चैतन्य जनता सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत कई महिलाओं का आप हेल्प भी कर रही है। तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ बाधाएं आई है या कुछ आपको भी समस्या क्रिएट हुई है क्या आपके लाइफ में? हाँ, मेरे साथ तो बहुत सी बाधा भी आई है और मुझे लोग धमकी भी देते हैं, मगर देखो आज किसी का घर और किसी की बच्ची आती है, अपन भी एक लेडी है, अगर लेडी के बारे में नहीं सोचे तो कोई मतलब की बात नहीं है। जैसे मैंने पिछले बार ताजबाग की महिला थे तो उनको कैसा सऊदी में बेचा गया था, तो उस तरीके से मैंने हमारी टीम थी, उमेश बाबू चौबे थे, हम लोग थे, तो बाबूजी को एक कॉल आया था तो उन्होंने मुझे ये केस दिए थे। तो मैंने इतना अपना जी जान उसमें लगा दी हूँ 1 महीना कि उसको कैसा निकालना है। बाबूजी ने मेरे को बोले थे कि सुनीता तू कुछ भी कर, मगर ये महिला को अपने को निकालना है, नहीं निकालना है। तो एक मेरे संस्था के लेटर पैड पे उन्होंने एप्लीकेशन लिखे थे सुषमा स्वराज को, और वो नागपुर में भी आए थे, हम उनसे मिले। आज उन्होंने हमारी इतनी मदद करी कि आज हमारे यहाँ की 2-3 महिला वहाँ फंसी हुई थी, तो वहाँ से हमारे सक्करदरा पुलिस स्टेशन के जो राठौर सर थे उन्होंने हमको बहुत मदद किए और वहाँ से लड़कियाँ हमने लेके आए। जैसे कि हम देख रहे हैं कि लड़कियाँ और जो भी मतलब महिलाएं हैं पढ़ने के लिए या फिर कुछ ना कुछ एजुकेशन के लिए अगर बाहर जा रही है, ट्यूशन के लिए, स्कूल, तो वहाँ पे एग्जैक्टली उन्हें किस तरह का मतलब उन्हें सुरक्षा बरतनी चाहिए, उनके फैमिली को या फिर वो लड़कियों को भी, खुद को क्या लगता है आपको? अभी मम्मी पापा तो यही सोचते हैं कि मेरी बेटी एजुकेशन अच्छा करे और अपने पाँव पे खड़ी हो। पहले ये सोच नहीं थी, मगर अभी जैसी पीढ़ी आगे बढ़ रही है वैसी माँ बाप की सोच बढ़ रही है। तो सबसे पहले तो बाप बाहर का रहता है, बाप जॉब करेगा, घर चलाएगा, मगर मम्मी घर की रहती है। तो कभी कैसा होता है, ट्यूशन क्लासेस है तो मम्मी ने क्लासेस में जाना चाहिए, टीचर को पूछना चाहिए कि टाइमिंग क्या है। वो टाइमिंग का ठीक है 3 से 5 है, तो 5 सवा 5 बजे तक लड़की घर पे आती है तो बराबर टाइम है। अगर उसमें थोड़ा कुछ ये होता है तो मम्मी ने सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए उसके मोबाइल पे कि मेरी लड़की मोबाइल पे कुछ कर तो नहीं रही है, और गई तो कहाँ गई। उसको एक सहेली बन के उससे अगर हर चीज़ का डिस्कशन करते रहें कि बेटा कुछ ऐसा है क्या, किसी ने छेड़ा क्या, तो आज लड़की मम्मी को सहेली बोल के ये सब चीज़ बता सकती है। तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि जो पेरेंट्स है वो पेरेंट्स का तो रोल निभाए ही, लेकिन उसी के साथ वो एक फ्रेंड भी रहे। तो जैसे इन्होंने बताया कि जो मम्मी है वो एक सहेली की तरह प्यार से भी बात करे कि बेटा आप कहाँ जा रही हो, कितने बजे आ रही हो, मतलब हमेशा हमें सतर्क रहना चाहिए।
हमारी बच्चियाँ कितने बजे जा रही, कब आ रही, उसके ऊपर भी ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। वैसे हम देखते हैं कि माता पिता भी आजकल कैसे वर्किंग होने की वजह से, अपने काम में बिजी होने की वजह से वो ज़्यादा इतना ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन फिर भी आज हम देखते हैं कि क्राइम इतना दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो हमें कहीं ना कहीं एज अ पेरेंट्स, एज अ फ्रेंड्स करके हमें उनके साथ बातचीत करते रहना चाहिए और उन पर ऑब्जर्वेशन भी उन पर करते रहना चाहिए, ऐसे इन्होंने बताया है। तो वैसे ही मैं ये एक और सवाल पूछना चाहूँगी कि हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन क्राइम बहुत ही बढ़ रहा है अभी, तो उस तरह से हम लोग देखेंगे कि जो मैरिटल एक्स्ट्रा अफेयर भी बढ़ रहे हैं सोसाइटी में। जैसे एग्जांपल हम देख सकते हैं कि अगर किसी का हस्बैंड 7 या 8 हज़ार रुपये कमा रहा है महीना, है ना, तो अभी ट्रेंड ऐसा हो गया है कि बच्चे जो है इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहिए, सीबीएसई पैटर्न में ही पढ़ना चाहिए, आईसीएसई बोर्ड में पढ़ना चाहिए, स्टेट बोर्ड में नहीं पढ़ना चाहिए। हालांकि हम देखते हैं कि स्टेट बोर्ड से भी पढ़े लिखे काफ़ी आईएएस ऑफिसर बने हैं, बड़ी लेवल पे गए हुए हैं, लेकिन अभी कैसे ट्रेंड चेंज हो गया है, मानसिकता चेंज हो गई है, तो हर किसी को, गरीब से गरीब या कम से कम कमाने वाले को भी लगता है कि हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम में ही पढ़े। बट इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के लिए उतना फाइनेंस, उतने पैसे अफोर्ड नहीं कर पाते, तो इसलिए से क्या होता है कि हमारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए भी कुछ ना कुछ महिलाएं भी मैरिटल एक्स्ट्रा अफेयर कर रही है। इस बच्चे होने के बावजूद भी हम देखते हैं कि वो कहीं और चली जाती है, फैमिली भी छोड़ देती है, मतलब एक इस तरह से जो चल रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है आपको? आज इंग्लिश मीडियम ठीक है, पहले भी तो सरकारी स्कूल थी, वहाँ पे भी एक ये रहता था, इंग्लिश रहता था, गणित, मराठी, हिंदी, ये सब ये रहते थे उसमें। तो आज क्यों नहीं अपन, अगर महिला ने ये सोची कि मेरी लड़की इंग्लिश मीडियम में रहे, आगे बढ़े, तो ये अगर सोच अगर आप रखोगे और इसमें ये सोचोगे कि मेरे पति का इतना पेमेंट है और ये पेमेंट में नहीं हो सकता है, तो मैं बाहर निकल के मेरे बच्चों को पढ़ा सकती हूँ, तो ये गलत कदम उठाना ये बहुत बड़ी गलती है। और दूसरी बात, कदम उठा के अलग मोड़ पे चले जाते, कभी किसी के साथ फिजिकल रिलेशन रखना, या फिर फिजिकल रिलेशन कैसे रखना, वो बोलता है कि हाँ मेरे साथ में ऐसा करने के बाद पैसे की मांग, तो इतने उनको पैसे देते हैं। हालांकि आज मेरे पास में एक केस ऐसा है कि नागपुर से लड़कियां बाहर जा रही हैं, घर की फैमिली बहुत इसमें है, पीड़ित है, खाने पीने का कुछ ये नहीं है, लड़कियां सुंदर है दिखने में, तो लड़कियां बाहर जाके मुंबई जाती हैं, इवेंट के काम के लिए जाती हैं या कौन से भी काम के लिए जाती है, तो वहाँ पे एक दिन के उसको 25-26 हज़ार रुपये मिलते हैं। तो आज मुझे बताओ, गवर्नमेंट भी इतना कमाई नहीं कर सकता, इतनी महिला कमाई कर सकती है। तो इसलिए आज मेरी सोच ये है कि अगर अपन ने ये सोच नहीं रखे कि मेरे लड़के को ये रखे, अगर आदमी और औरत मिलके, दोनों मिलके बैठ के बातचीत करे कि हाँ मेरे पास इतना है, मैं इतना ही कर सकता हूँ, और उसमें मिसेस ने अगर उसको सपोर्ट करे कि नहीं मैं घर में ही बैठ के कुछ सिलाई क्लास हैं, या फिर मैं कुछ अभी बहुत से सिनेमा के काम निकले हुए हैं, टिकली वर्क निकला है, बहुत से ऐसे वर्क है, तो घर में बैठे बैठे भी करे तो एक पति को सपोर्ट मिलता है। अगर अपन यही चीज़, अपनी सोच अच्छी रखेंगे तो आज ये बलात्कार बहुत कम हो जाएगा। तो जो ग्लैमरस की दुनिया है उसकी तरफ न बढ़ते हुए जैसा है उसमें संतुष्ट रहेगा, और उसी के साथ फिर थोड़ा बहुत भी घर में बैठ के हम लोग कैसे कर सकते हैं, फैमिली को भी देख सकते हैं, तो इस तरह से हमें करते रहना चाहिए। तो वैसे अगर मैं एक और दूसरी बात देखूँ कि जहाँ पे फाइनेंशियल बहुत ही सिक्योर है, बहुत ही अच्छा पैसा है, नौकरी है, जॉब है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उनकी भी जो लड़कियां हैं हम देख रहे हैं कि वो भी कहीं ना कहीं क्राइम की ओर बढ़ रही है, कहीं ना कहीं उनका भी मतलब कम उम्र में ही वो अलग जो अट्रैक्शन हो रहा है, उनका अफेयर चल रहे हैं, और वहाँ पर क्या हो रहा है कि इस तरह से जो बढ़ रहा है क्राइम, वहाँ की भी लड़की आ रही है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है आपको? इसमें तो मैं यही बोलूँगी कि मम्मी भी जॉब के लिए जा रही है, पापा भी जॉब के लिए जा रहे हैं, लड़कियों पे बिल्कुल ध्यान नहीं है कि लड़कियां क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, मगर लड़कियां सबसे ज़्यादा उनका मोबाइल में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप पे ये लोग दिन भर उसमें रहते हैं, इसमें इनके फ्रेंड बनते हैं। ऐसे करते करते मम्मी ये तक नहीं पूछती है कि बेटा, अगर मम्मी ने एक जवाबदारी दे दी है कि तुझे ये टाइम में ये करना ही है,
मैं अगर आई तो तुझे ये टाइम में मुझे ये शाम का खाना तूने बनाना ही चाहिए। कभी कभी माँ भी बोलती है कि नहीं मेरी लड़की कॉलेज से आ गई थकी है, ऐसा है, ये बहुत गलत है। अगर वही माँ ने अगर थोड़ा सा प्यार से मोहब्बत से भी रहना चाहिए, स्ट्रिक्टली भी रहना चाहिए। अगर जो फेसबुक है, फेसबुक पे मुलाकात होती है, इनमें हाय हेलो होता है, लड़के लड़कियों को बाहर मिलती है, तो ये मम्मी को भी नहीं पता रहता, पापा को भी नहीं पता रहता। मम्मी को ही ऐसा लगता है कि नहीं मेरी लड़की बहुत अच्छी है, एजुकेशन अच्छा कर रही है, अच्छे कॉलेज में जा रही है, मगर उसके पीछे का जो बैकग्राउंड मम्मी और पापा ने देखे तो बहुत से ऐसा बैकग्राउंड है कि लड़कियां कहाँ जा रही, कैसे जा रही। अब हम रास्ते से जाते रहते हैं, कभी कभी लड़का लड़की गाड़ी के पीछे बैठे हुए दिखते हैं, तो कभी 1 रुपया गार्डन में बैठे हुए रहते हैं, कभी बालोद्यान में बैठे हुए रहते हैं। तो हम खुद उनसे पूछते हैं कि बेटा आपकी उम्र क्या है। कभी कभी 16 साल के निकल जाते हैं, कभी 15 साल के निकल जाते हैं, कभी 18 के ऊपर निकलते हैं। तो हम खुद उनको ऐसे खड़े रह के उनको समझाते हैं कि बेटा देख, आज ये लड़का तेरे साथ में इतने दिन रह रहा है, मगर यही शादी का टाइम आएगा तो ये लड़का हाथ निकाल लेगा। तो ऐसी बहुत सी चीज़ होती है कि लड़का लड़की से शादी नहीं करता, उनके साथ में होटल में जाना, उनसे फिजिकल होता है। फिर उसके बाद में लड़कियों को भी अच्छा लगता है कि नहीं मेरा फ्रेंड है, मेरे साथ शादी करेगा, मगर ये सच्चाई नहीं है कि वो लड़का सही में उससे शादी करेगा करके, और ना मम्मी को बताते ना पापा को बताते हैं। तो मेरा कहना ऐसा है कि मम्मी को ये सोचना चाहिए कि अपनी लड़की कहाँ कन्वर्ट हुई, लड़की का काम में ध्यान है क्या, पढ़ाई में ध्यान है क्या। अगर लड़की माँ ने अगर बराबर उस पर ध्यान देना तो माँ को खुद ही समझ में आता कि लड़की का कदम कहीं ना कहीं बहक गया हुआ है। उसके बाद लड़की होटल में जाने के बाद उसके साथ फिजिकल 8 साल 10 साल 15 साल 5 साल 2 साल ये चीज़ होते जाती है। फिर लड़की जब उम्र में आती है तब लड़का बोलता है कि मैं शादी नहीं कर सकता, तब लड़कियां पुलिस स्टेशन में जाती हैं। तो अपन डिपार्टमेंट को क्यों गलत ठहराए, तुम्हारे साथ अरे दोस्ती रहती है, फ्रेंडशिप रहती है, तो फ्रेंडशिप ऐसी रखो कि दोनों फ्रेंड के जैसे रहो, एक में का दुख एक में का सुख, पढ़ाई है एक में के नोट्स है, ये चीज़ के लिए रखो। फ्रेंड रखना गलत बात नहीं है, उनके साथ दोस्ती बढ़ाना गलत बात नहीं है, उनके साथ कहीं जाना गलत बात नहीं है, मगर अपना शरीर देना ये बहुत गलत बात है। जब अपन पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो अपने को भी पुलिस वाले पूछते हैं ना कि आप कब मिले थे, तो बताते हैं 3 साल बाद, 4 साल हो गए, फिर तुम वो लड़के पे छात्र दाखिल करते हैं। तो फिर मेरा तो कहना यही है कि दोनों को बराबर सजा होना चाहिए, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों हाथ से ताली बजती है। क्योंकि जितना लड़का गुनहगार है उतनी लड़कियां भी हैं। क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर लड़का अपने को कोई कमरे में लेके जाता है और उसके साथ ज़बरदस्ती होती है तो तुरंत में आके पुलिस स्टेशन में उसका बयान देना चाहिए कि मेरे साथ में ज़बरदस्ती हुई, ये मेरा फ्रेंड था। तो डिपार्टमेंट भी ये चीज़ के लिए मानेगा कि मेरे साथ बलात्कार हुआ है करके। मगर तुम इतने साल रहते हो, बाद में उस पर बलात्कार करते हो, वो भी तो किसी का बेटा है ना। तो दोनों सेम थे, दोनों के मर्जी से हुआ है ना। तो मैं तो नहीं ये चीज़ को मानूंगी, मगर अभी लेडीज़ को आरक्षण बहुत दिया हुआ है, तो इसलिए कैसा लड़कियों की सुनवाई ज़्यादा है, तो इसलिए पुलिस स्टेशन में सबसे ज़्यादा लड़कियों की सुनवाई होती है ये चीज़ के लिए। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि हम अगर किसी के साथ जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो हमें एक मित्रता की ओर भी रखना है, ना कि ज़्यादा उसमें ओवरटेक होना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपकी भी पर्सनल लाइफ बहुत ही डिस्ट्रॉय होगी। और देखना है कि सच में वो लड़का शादी करेगा या नहीं करेगा, या सिर्फ कोई आमिष पे अगर आप रह रहे हो तो उससे इमोशनली भी आप बहुत डाउन होते हैं। और देखते हैं कि हम लोग ऐसे केसेस में काफ़ी आत्महत्या भी होती है, डिप्रेशन में चली जाती है लड़कियाँ लड़के भी। तो इससे ही क्या हो रहा है कि क्राइम भी बढ़ता है, फिर उनके अंदर एक द्वेष की जो भावना है वो बहुत तीव्रता से बढ़ती है। इसीलिए तो हम देख सकते हैं कि मर्डर भी होते हैं, हाँ। सामने वाले को मारा जाता है, काटा जाता है, और कहीं ना कहीं खुद को भी ख़त्म किया जाता है, सुसाइड इस तरह से हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें अच्छाई की ओर जाना है, जो भी हमारे अंदर का द्वेष है उसे कम करना है, और हमारे अंदर एक प्यार और मैत्री की भावना रखनी है। तो हमारे अंदर क्या रखना है कि सामने वाले को हमें इंसान के नज़र से देखना है, और अच्छे कर्म करते ही रहना चाहिए, और आगे बढ़ता रहना चाहिए हमारे जीवन में। तो हम ये जानना चाहेंगे, और अगला सवाल इनसे, जैसे 2 फैमिलीज होती है, उन्हें आप काउंसलिंग करते हैं ना, एक लड़का एक लड़की, उनका फैमिली इशू है, तो कभी आप लड़के को मिलती है, कभी लड़की को, कभी फैमिली को। तो ये सब करते वक्त आपको कभी ये दबाव, प्रेशर, या कभी कोई बाधा या कुछ प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होती है आपको? ऐसा कोई डर नहीं लगता, या कभी कोई फैमिली से कोई ऐसा प्रेशर?
आता है, बोलते हैं, मगर जब पहली बार मिली उनसे तो पहले कैसा मैं ऑफिस में बुलाती थी तो मुझे समझ में नहीं आता था कि इनकी फैमिली बैकग्राउंड कैसा है करके। तो हमारे टीम ने सोचे कि क्यों नहीं इनके घर घर जाके काउंसलिंग करें। तो मैं क्या करती हूँ, पहले अगर लड़की का मेरे पास में आता है कि लड़की तकलीफ में है, पहले मैं लड़के के तरफ जाती हूँ, लड़के का बैकग्राउंड जानती हूँ, उनकी फैमिली का बैकग्राउंड जानती हूँ, उनका घर देखती हूँ कि सही में लड़की रह सकती है क्या। उसके बाद लड़की के तरफ जाके बैकग्राउंड उनका देखती हूँ। तो कभी कभी क्या होती है, लड़की की जो माँ रहती है, लड़की शादी हो गई तो लड़की ने फ़ोन पे बात करना चाहिए, मम्मी ऐसा हो गया, ये सबसे मेन जड़ तो फ़ोन है। जैसा लड़की थोड़ी थोड़ी बातें ससुराल की मायके में बताती है, माँ भी बार बार कॉल करती है, तो अरे आदमी नहीं बोल रहा है ना कि तू रोज़ में ठीक है एक कॉल कर, 4 दिन में एक कॉल कर, ये फ़ोन के सिलसिले में है इनका पूरा भविष्य खराब हो जाता है। तो इसलिए मैं 3-4 काउंसलिंग करके फिर जो तीसरी चौथी मीटिंग रहती है तो दोनों को मैं एक में लाती हूँ और इसमें समझौता करती हूँ। तो तब ये फिर लिखित लेती हूँ उनसे कि मैं अच्छे से रहूँगा या फिर रहूँगी, जैसी तेरी माँ है वैसी इनकी भी माँ है, तो दोनों को माँ को लेके चलना है। और सास को भी मैं ये समझाती हूँ कि दीदी बेटी तो बाद में आएंगी मगर पहले बहू ही अपने काम में आएंगी, तो उनको भी कहीं ना कहीं लगता है कि यार मैं कहीं ना कहीं गलत हूँ। तो ये समझाते समझाते ऐसे मैंने बहुत से घर है कि एक में लाई हूँ और साथ में आज रह रहे हैं दोनों भी। तो कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि सुनीता जी बता रहे हैं अलग अलग है ना पहलू पे, तो वहाँ पर मोबाइल एक ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है आज के ज़माने में। हम देखते हैं ज़्यादातर फेसबुक, व्हाट्सअप है ना, इंस्टाग्राम, इस माध्यम से क्या हो रहा है कि इसका एक फैबुलस बढ़ रहा है, एक ग्लैमरस बढ़ रहा है, इसकी ओर तो लोग बढ़ ही रहे, लेकिन इसमें से अच्छा क्या है वो हमें लेना है हमारे जीवन में। तो इसकी ओर बढ़ते बढ़ते क्या हो रहा है कि लोग गलत कार्य कर रहे हैं, क्राइम की ओर बढ़ रहे हैं, न जाने कहाँ से किधर से फ्रेंड्स बन जाते हैं। लेकिन हमें क्या करना है कि सच में मुझे यहाँ पे फ्रेंडशिप बढ़ाने की आवश्यकता है क्या, कोई ज़रूरी काम है क्या। आप सामने वाला अगर कोई हाय हेलो पूछता भी है तो आपको पूछिए कि क्या काम है, किस वजह से आप बात कर रहे हैं। तो हमारे जो भी वर्क है, लिमिटेशन है, उस दायरे में ही हमें रहना चाहिए, ना कि हम आगे और भी इस तरह से बढ़ते रहेंगे और भी फ्रेंड्स बढ़ाते रहें। तो उससे क्या हो रहा है कि हम गलत काम करते जा रहे हैं धीरे धीरे आगे। तो हमें अवॉइड करना है। क्या होता है कि इंटरनेट, फेसबुक, व्हाट्सएप अच्छी चीज़ें हैं, वहाँ से हमें क्या लेना चाहिए अच्छा वो हमें देखते रहना है और धीरे धीरे हमें अच्छा लेते हुए आगे बढ़ना है, उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ। अभी 15 दिन के पहले की बात है, फेसबुक से एक 3 बच्चे की माँ है, फेसबुक से इनकी मुलाकात हुई। एमपी का लड़का है और लड़का क्रिमिनल था, तो वो नागपुर से उसके साथ अपने बच्चों को ना देखी, ना फैमिली देखी, ना सास ससुर देखी, ना पति देखी उसने। आज उसका पति इतना अच्छा है कि औरत के लिए जान छिड़कने वाला है, मगर वो फेसबुक से आज उसने 3 बच्चे की माँ, आज बोलो तो आज बच्चे उसके बड़े बड़े हैं, आज वो फेसबुक से मुलाकात, उनको मैसेज करना, उनको नागपुर में बुलाना और उनके साथ भग के जाना। आज वो इंसान इतना तड़प रहा था और उसको लाने के लिए। और अपने महाराष्ट्र के जो पुलिस वाले हैं इतने अच्छे हैं कि अपन पुलिस स्टेशन में खड़े रहे तो वो सुनते हैं, मगर एमपी के कभी नहीं सुनते, वो अपनी लगाते हैं। वो जब मेरे पास केस आई मैडम 15 दिन पहले, तो मैंने यहाँ से एसीपी को कॉल करी, उनको उनका बैकग्राउंड बताई, तभी भी मदद नहीं मिली। जब मैंने 8 दिन राह देखी, उसके बाद जहाँ वहाँ का कांस्टेबल था उससे मैंने अपने तरीके से बात करी। मैं बोली अगर बच्चे को कुछ हो जाता, औरत को कुछ हो जाता है और बच्चे अगर ये हो जाते, बिन माँ बाप के रहते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगा है कि नहीं मैडम जो बात कर रही है तो ठीक अच्छा है। मैं बोले लड़का नहीं छपड़ रहा, तो मैं बोली उसकी फैमिली उठाओ, तो उन्होंने तुरंत उसकी फैमिली उठाए। तो 5 बजे ही उनका लड़का आ गया था लेडीज़ को लेके। आज वो अपने फैमिली में, अपने आदमी के साथ, अपने बच्चों के साथ नागपुर में, रवि नगर की घटना है ये, आज नागपुर में अपने मम्मी पापा के साथ में इतनी सुकून की ज़िंदगी कर रही है। तो मेरा कहना ऐसा है, तो लड़कियां और शादीशुदा भी लेडीज़ लोग ऐसी रहती कि फेसबुक में उनको पति से ये हो जाता है कि नहीं ये अच्छा नहीं है,
तो वो दूसरी तरफ कन्वर्ट हो जाता है। पति भी कभी कभी औरत को छोड़ देता है तो दूसरी तरफ, ये क्राइम क्यों, किस चीज़ के लिए? क्योंकि पति भी अपने पति के तरफ, अरे अपन शादी करते हैं, उसको अपने घर में लाते हैं, क्यों लाते हैं कि अपनी पत्नी है, वो भी तो किसी की बेटी है। अपन भी किसी से शादी करते हैं, वो भी तो किसी का बेटा है। अगर अपन फेसबुक पे अगर फ्रेंड ना रखे, अगर उसको अच्छे तरीके से, एक मोबाइल ऐसी चीज़ है कि आज मोबाइल को यूज़ करे तो ये अच्छी भी चीज़ है और ये बुरी भी चीज़ है। तो मेरा कहना इतना ही है कि फेसबुक यूज़ करो, इंस्टाग्राम यूज़ करो, उसमें ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं कि अपने को सीखने को मिलती है, यूट्यूब पे सीखने को मिलती है, तो उसका गलत उपयोग मत करो। बस मेरा इतना ही कहना है। बहुत ही सराहना है कि आपका ये कार्य बहुत ही अच्छी तरह से बखूबी से आप कर रही है। तो मैं आपसे अगला सवाल ये पूछना चाहूँगी कि आपके जीवन में अभी तक ऐसा कोई खुशी का समय, ऐसा कौन सा आनंदी क्षण होगा आपके लाइफ में, ऐसा कौन सा कार्य करके आपको बहुत ही खुशी मिली होगी, बहुत ही प्रेरणा मिली होगी आपको? मुझे तो खुशी इस बात की मिलती है कि जब लड़कियां कभी बिके जाती है, दिखती नहीं है, उसको लाती हूँ तो एक मुझे इतनी खुशी मिलती है कि मैंने किसी की बेटी लाई हूँ, किसी की फैमिली में एक में लाती हूँ, उसमें मुझे बहुत खुशी मिलती है। और सबसे मेन चीज़ तो ये है कि जब मैं लड़कियों के काम करती हूँ, कभी कभी मुझे न्याय नहीं मिलता है तो मुझे खाना पीना, मुझे नींद नहीं आती, मेरा दिमाग उधर ही रहता है कि वो लड़की को न्याय कैसा देना चाहिए, वो लड़की को कैसा लाना चाहिए, फैमिली एक में कैसी लाना चाहिए। ये सब मेरा मन ना घर में लगता है, ना बाहर लगता है, ना मैं किसी से बातचीत करती हूँ बराबर। लोग मुझे पूछते भी कि मैडम आज क्या हो गया, ऐसा क्यों सोच रहे हो? तो मेरा मन इसमें ही रहता है। जब मैं एक में फैमिली लाती हूँ, कोई लड़की को लाती हूँ, और जब मुझे इतना सुकून लगता है कि नहीं मैंने आज किसी का घर बसाई हूँ। क्योंकि मुझे इस चीज़ का कारण भी मैं बताती हूँ, जब मेरे साथ में जो हादसा हुआ था, मेरे साथ में तब कोई भी नहीं था। जब मेरे साथ में इतना बड़ा हादसा हुआ था कि मुझे ही लोग, मेरी फैमिली बोलो या बाहर को बोलो, तो मुझे गलत बोलते थे। कि एक बोलते हैं ना कि आदमी 10 के साथ भी चले जाए, आदमी कुछ भी करे तो आदमी को कोई कुछ नहीं बोलेगा, मगर औरत कितनी भी सही रहे और कितना भी सही से काम करे और कितना भी किसी के लिए दौड़े, अगर वो औरत ने बाहर कदम निकाल ली, अगर उसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है, उसके पीछे कोई किसी का हाथ नहीं है, अगर वो औरत बाहर निकली तो उसको गलत ही बोला जाएगा। मगर अपन सही है, अगर अपन ने सच्चाई से काम करे, लगन से काम करे, तो ऐसा कोई भी कुछ भी बोल दे, अपन सच है ना, तो कोई भी अपनी दीवार हिला नहीं सकता। तो मेरा बस इसी में सुकून है और मुझे और आगे काम करना है, लड़कियों को न्याय देना है। फैमिली जो है, फैमिली पुलिस स्टेशन में चले जाती है तो पति पत्नी में बहुत दरारें पैदा हो जाती है। तो मैं पुलिस स्टेशन में न जाते हुए उनके घर घर जाके काउंसलिंग करती हूँ मैडम। तो मुझे अच्छा लगता है कि दोनों फैमिली में बैठना, दोनों से बातचीत करना, आदमी को समझाना, औरत को समझाना, उनको यहाँ तक समझाती हूँ बीवी को कि तुझे आदमी के साथ कैसा रहना है, आदमी को कैसा अपने मन में उतारना है। एक वन साइड पत्नी को ये बताती हूँ और पति को बाहर लेके जाके उसको अलग तरीके से बताती हूँ कि तुझे पत्नी के साथ कैसा रहना है। तो बस ये 8 दिन 15 दिन में दोनों एक में आ जाते। फिर मुझे कॉल आता है, मैडम हमारा जीवन बहुत अच्छे से चल रहा है। तो मुझे बहुत अच्छी से नींद भी आती है, खाना भी चलता है और एक उमंग सी और जाग उठती है मेरे में। मतलब एक चेतना क्रिएट हो जाती है आपके चेतना अंदर, एक चैतन्य आपको निर्माण हो जाता है बिल्कुल, ना, बिल्कुल। जैसे आपकी संस्था है उसी के माध्यम से। तो ये बहुत ही बड़ी सराहना है, बहुत ही अच्छा है कि आपको बहुत खुशी मिलती है कि 2 फैमिली जो टूट रही है उसे आप कैसे एक साथ लाना है, उसे आप एक साथ करती हो, खुशी खुशी जीवन जीते हो और उनका कभी कॉल भी आता है आपको तो आपको बहुत ही खुशी मिलती है। तो बहुत ही इंस्पायरिंग है, बहुत ही प्रेरणा मिली। तो एक और मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे कि एग्जैक्टली आपको ये कार्य करने के लिए कहाँ से प्रेरणा मिली, ऐसे कौन से प्रेरणा स्थान है आपके लाइफ में, कहाँ से आपको ऐसे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए महिलाओं के लिए? मैडम जब मेरे साथ में बहुत बड़ा हादसा हुआ था तो मैं तब बहुत पीड़ित थी। तो मैं लोगों का देखती थी, यानी मैं ब्लॉक हो गई थी एक तरीके से, बोलते ना, मैं उसी तरह से काउंसलिंग करती हूँ। मैं ऐसी ब्लॉक हो गई थी कि मैंने क्या करना चाहिए। तो धीरे धीरे मुझे एक बीजेपी में कार्यक्रम में बुलाए थे। तो वहाँ पे मुझे एक गुलाब का फूल मिला था कि मेरा सत्कार किया था वहाँ पे।
तो मुन्ना ठाकुर भैया है, वहाँ पे मुझे सत्कार किए थे। अपने नागपुर में हेमा मालिनी और जितेंद्र सर आए थे। अच्छा। तो वहाँ पे मुझे एक स्टेज पे जाके मेरे हाथ से उनका सत्कार किए थे। ओके। तब मेरे दिमाग में बात आई, आज एक गुलाब का फूल मिला तो मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए, तो मैं क्यों नहीं ये चीज़ कर सकती। तो मैंने खुद ही मेरे को ना कोई सिखाने वाला मिला, ना कोई मुझे बताने वाला मिला कि आपने ये करना चाहिए, या फिर किसी के साथ रह के, ये मैं खुद ही अपने आप से सीखी हूँ। और खुद ही मैंने ये फैमिली बैकग्राउंड ये सब देख के बच्चों को कैसे तालीम देना चाहिए, माँ बाप के साथ कैसे रहना चाहिए, अपने काम में बिजी कैसा रहना चाहिए, ये मैंने खुद सीखी हूँ मैडम, कि मैंने क्या करना चाहिए करके। ऐसे करते करते मुझे टप्पे से मुझे फिर उमेश बाबू चौबे मिले, फिर उनसे कुछ सीखने को मिला मुझे, फिर ताई मिली, ताई से मुझे कुछ सीखने मिला। आज मेरी इतनी टीम सक्षम है कि आज तबस्सुम मैडम भी मेरे साथ में है, साबरी मेरे साथ में है, तो आज मैं इतनी मजबूत हो गई कि कोई भी तोड़ने से टूटेगा नहीं। इस तरीके से मैं आज मजबूत हूँ। मतलब देखा जाए कि आपकी प्रेरणा स्थान आप खुद ही है। हाँ, बस। आप खुद ही खुद को डेवलप करते गई, खुद ही सीखते गई, खुद ही डेवलप होते गई और आगे बढ़ती रही, और ये कारवां इस तरह से ही चलता गया। और जैसे कि आपकी जो टीम है, अभी काफ़ी टीम आपकी बढ़ चुकी है, तो आपके टीम में कभी कोई घमासान या कभी कोई वाद विवाद इस तरह से कभी नहीं होता? नहीं, कभी नहीं। मैंने पहले उनसे मीटिंग करी हूँ। हमारे एक रजनीश सर डायरेक्टर हैं, कामठी में रहते हैं, उन्होंने भी मेरे पे एक फिल्म बनाई हुई है इसी सोशल वर्क में। और हमारी ऐसी टीम है कि मैंने पहले ही टीम को बता दी हूँ कि अगर ऐसा किसी ने किसी को बता दिया कि उसने ऐसा बोला, तो सबसे पहले मुझे बताओ, आमने सामने बैठो, उसका चर्चा करो कि क्यों ऐसा। तो मेरी टीम बोलते कि नहीं मैडम, आज तुम ये इतना बड़ा काम कर रहे हो तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो किसी को गुस्सा नहीं, किसी को कुछ नहीं। आज वो खुद मुझे आज तक तो किसी ने मुझे प्रेरणा नहीं दी है, आज तक मेरे को किसी ने सलाह नहीं दी, मगर आज मेरी टीम मुझे सलाह देती है कि मैडम अपन ऐसा करेंगे ना। आज साबरी बोलता है मैडम अपने को ऐसा करना है ना। तबस्सुम मैडम जो है आज इतनी सक्षम महिला है, वो भी बहुत पीड़ित है और एक रिपोर्टर भी है। वो आज मेरे संस्था से जुड़ने का कारण उनका ये है कि उन्होंने भी बहुत से धोखे खाए हैं, उन्होंने भी बहुत से, उनको भी ऐसा लगा कि मैं सोशल एक्टिविटी करूं करके। आज वो मेरे साथ में जुड़े तो आज मुझे एक एक चीज़ बताते हैं कि मैडम ऐसा करना है। तो मुझे आज ऐसा महसूस होता है कि मैं तो खुद अपने पाँव पे खड़ी हुई, मगर आज मुझे कोई सिखाने वाला, कहीं ना कहीं मुझे ये ज़रूरी नहीं है कि अपन खुद सीखते तो कुछ अपने को सभी चीज़ आती है, तो अपने को किसी से कुछ सीखने को भी मिलता है। तो ऐसे ही मुझे मोहम्मद हफीज़ साबरी से सीखने को मिल रहा, तबस्सुम मैडम से सीखने को मिल रहा, वैसे ही हमारे ताई थे, ताई से कुछ सीखने को मिला। ऐसे हमारी एक टीम है कि कभी किसी से नाराज़गी नहीं और कभी कोई नाराज़ होता नहीं कि किसी को कुछ देना चाहिए, उल्टा वो हमको मदद करते हैं कि मैडम अपने को यहाँ पे ब्लड शिविर कैंप रखना है या हेल्थ कैंप रखना है या फिर छोटा सा प्रोग्राम रखना है, तो हमारी पूरी टीम मिलके ये काम करती है। तो आपकी टीम में देखा जाए तो काफ़ी प्यार है, मोहब्बत है, मैत्री है। इसी के साथ आपकी टीम बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रही है और एक दूसरे को आप हेल्प भी कर रही है और आप एक दूसरे को मदद करते हुए आगे ही बढ़ते जा रहे हैं, एक दूसरे से सीखते जा रहे हैं आप लोग। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने आपका कीमती समय दिया और बहुत सारे सवालों के जवाब हमने देखे। इसी तरह से हम आगे भी आपसे ज़रूर मिलते रहेंगे यूसीएन उर्दू पे।